So now, okay, dears, how are you? I hope you guys are fine and doing well. Today, we are going to talk about a very important topic, that is the proposed 26th Constitutional Amendment Bill, implications and controversies. Right? You might be wondering what is 26th Constitutional Amendment. We'll be answering this question in today's lecture. Okay. Is the screen visible to all of you clearly? ओके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम उसको सिंपली रख देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमारे मुल्क में ये बात हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो असम्बलियों में लाया गया। फिर दो तरह की जुमातें हैं, एक हुकूमती जुमातें हैं जो कि इसके हक में है, और एक तहरीक इंसाफ, इमरान खान और फजलुर रहमान और इन जैसे अपोजिशन जुमातें जो ये कह रही है कि ये आईनी तरमीम बड़ा खतरनाक है, इससे हमारा जमहूरी निज़ाम मुतासिर होगा। ये निज़ाम जो है जिससे हमारा अदलिया मुतासिर होगा, सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर मुतासिर होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो कि एक डिबेट शुरू है। फिर हालिया दिनों आप लोगों ने देखा कि हुकूमत भी भाग दौड़ रही थी कि इसको पास करें, और अपोजिशन वाले भी भाग दौड़ रहे थे कि इसको हम नाकाम बना दें। हुआ यूं क्यों कि ये डिले हुआ, और फिर कहा कि इसको मजीद जो है पढ़ने की भी जरूरत है, मजीद इस पर डिबेट करने की भी जरूरत है, इसको पास करने के लिए जो है इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने भी आप न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबारात देखते हैं, जो भी उठाते हैं, तो आपको इस वक्त सियासी मंजरनामे पर सिर्फ 26वीं आईनी तरमीमी बिल के बारे में बात सुनने को मिलती है। ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने ज़रूरी समझा और सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है क्या चीज़, और अगर ये पास होता है इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं, और अगर ये पास नहीं होता तो फिर क्या होगा। ठीक है। और इसमें हमारा जो क्रिटिक क्लास है, या इसको मैं कह दूं कि जो हमारा अदलिया है जो कि वकला पर मुश्तमिल है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अभी मैंने बताया, लेकिन ये पास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने टॉपिक में भी लिखा द प्रपोज्ड। ये सिर्फ और सिर्फ तजवीज करदा एक बिल है। अच्छा। टाइम पर आया करे तो आप लोगों को फिर क्लास ज्वाइनिंग में मसला नहीं होगा। अभी जो बीच बीच में आ रहे हैं तो इसके लिए तो मसला होगा। एनी हाउ, इनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिन्होंने फिर बाद में आए या अटेंड नहीं किया। तो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है। तो ये अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया कि ये एक प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस की। जब भी जमहूरी निज़ाम होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसमें अदलिया की आज़ादी जो है बैकबोन के तौर पर समझा जाता है। वो जमहूरी निज़ाम ज़्यादा मजबूत होता है जिधर अदलिया अदालत आज़ाद होती हैं। जिधर अदालत आज़ाद नहीं होती, जो अदालत इंसाफ नहीं कर सकती, वहां पर जमहूरी निज़ाम चल नहीं सकता, या जमहूरी निज़ाम स्ट्रगल करता है, सही जमहूरी निज़ाम नहीं होता। और इसकी मिसाल
आपको अमेरिका की मिलती है। वहां पर कंप्लीट जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, तो अमेरिका का निजाम सही चल रहा है। इसी तरह इंग्लैंड को देके वहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, तो वहां का जो जमहूरी निजाम है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक को देके जहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है कई तौर पर कंप्रोमाइज होती है, तो यहाँ पर जो जमहूरी निजाम है वो दुनिया के लिए ज्यादा एक मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि पेश नहीं हो सकता। अगर खराब नहीं कहूंगा तो ये भी कह सकता हूं कि ये मिसाल नहीं है, मॉडल सिस्टम नहीं है। अब जो हमारा तीसरी मेन टॉपिक है, जो तीसरी स्टेटमेंट है, वो ये है कि द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल poses significant risks to judicial independence and the separation of powers in Pakistan। कि ये जो है इसके बड़े ज्यादा खतरात हैं, और खतरात कौन कौन से हैं? हमारे जमहूरी निजाम के लिए ये एक खतरा है। अच्छा, और ये खतरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है ये आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं, फिर बाद में भी समझाऊंगा, लेकिन गौर से सुने, ये अपने साथ लिख भी लें। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, अदलिया की आजादी। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तीन चीजें होती है जो हुकूमत बनाती है। गवर्नमेंट तीन चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक होती है अदलिया, अदालत जुडिशरी। दूसरा होता है पार्लियामेंट। तीसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपका वजीर आजम, सदर, ये बाकी लोग पटवारी तक ये इसी में आ जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ वजीर आजम और सदर ले ले। तो ये तीनों मिलकर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट, ये तीनों मिलकर हुकूमत चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं। और ये तीनों सेपरेट होते हैं, इसलिए इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। सेपरेट का मतलब ये है कि तीनों के पावर्स बराबर होते हैं, और ये एक दूसरे के पावर्स में इंटरफेयर नहीं करते। तो जब मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर होगा, तो उस मुल्क में जो है निजाम या जमहूरी निजाम मजबूत होगा, वहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी होगा, और वहां पर जो सिस्टम है, जो निजाम है, सियासी निजाम है, मुआशी निजाम है, सोशल जो सिस्टम है, उसकी जो सोसाइटी है, वो सही तौर पर चलती है। और जिधर सेपरेशन ऑफ पावर्स में बिगाड़ आता है, तो वहां पर वो निजाम या तो रुकने लगता है या बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, बैठ जाता है। अब इस बिल की जो ओवरव्यू है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसमें हमारे पास ये है, एक ये है कि ये बिल प्रपोज करता है कि हम सुप्रीम कोर्ट, जो चीफ जस्टिस है, उसके पावर्स और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन ये है सुप्रीम कोर्ट का कि आईन को देखने और उसका जो गार्डियन है, मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट है। ये बिल इस पावर को खत्म करता है, और ये बिल सजेस्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय तमाम आईनी मसाइल, केसेस, इश्यूज, ये सुप्रीम कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेंगे। तो मतलब ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को ओवरराइड किया, और आपने एक नया निजाम दिया जिसको आपने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी आईनी अदालतें। आईनी अदालतें इसलिए बनाई गई हुकूमत के मुताबिक, या डिफेंडर्स ऑफ द बिल के मुताबिक, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आईनी मसाइल हैं, बहुत ज्यादा आईनी केसेस है, हजारों की तादाद में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बोझ है। तो आईनी कोर्ट अलहदा बनाकर हम सुप्रीम कोर्ट के मसाइल कम करना चाहते हैं, उस पर ये बोझ कम करना चाहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना ले, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में डील होंगे, और यहाँ इसका अपना चीफ जस्टिस होगा। तो अब क्रिटिक क्या कहते हैं इसके अपोजिट में? वो कहते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल जो जुरिस्डिक्शन है वो हर्ट होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का आईनी काम ये है कि ये आईन की हिफाजत करता है, और आप इससे ये काम, ये हक, ये पावर छीन रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पर काट रहे हैं।
एक दो, ये तो बड़ी खतरनाक दो बातें मैंने कह दी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ केसेस इन जजेस, इस बिल के मुताबिक के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी हाई कोर्ट से केस उठा ले और दूसरे कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर दे। इसी तरह किसी भी जज को उठा ले और उसको किसी और कोर्ट में लगा दें विदाउट द कंसेंट ऑफ जजेस, जजेस के मर्जी के खिलाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी मैनिपुलेशन होगी। जज के पास ये इख्तियार खत्म हुआ कि मैं किधर रहूंगा और कौन से केस डील करूंगा। कोई शख्स आएगा और उसको कहेगा कि जज साहब बस मेरे पास इख्तियार है, आप यहां से जाएं, आपका ट्रांसफर मैंने इस्लामाबाद में कर दिया है। और इस्लामाबाद वाले को कहेंगे कि आपका ट्रांसफर मैंने पिशावर में कर दिया है, तो आप पिशावर जाएं। और इसी तरह भी हो सकता है कि आपका केस ही मैंने ट्रांसफर कर दिया, आप ये केस ना देके। अच्छा, ये भी तीसरी खतरनाक बात हो गई। चौथी खतरनाक बात यह है कि वो केसेस जो कि नेशनल सिक्योरिटी लॉज के अंडर आते हैं, किसी भी जज के पास, किसी भी कोर्ट के पास इख्तियार नहीं होगा कि उस कोर्ट की जो है उस केस की नजर सानी कर सके, जिसको हम रिव्यू कहते हैं, वो रिव्यू नहीं कर सकेगा। जिसका मतलब ये है कि आपने कोर्ट से रिव्यू का इख्तियार भी ले लिया और नेशनल सिक्योरिटी लॉज का इस्तेमाल फिर हुकूमत अपने लिए कर सकती है। इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हुकूमत कहेगी कि ये नेशनल सिक्योरिटी लॉज के मुताबिक ये केस है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ भी ना कहे, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमें कुछ भी ना कहे, क्योंकि हम ये केस नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत डील कर रहे हैं। अब इसका एनालिसिस जब हम देखते हैं तो एक तो इसका असर जो ज्यादा आता है वो आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर, अदलिया की आजादी पर, क्योंकि अदालत की जो आजादी है वो आपने छीन ली। और दूसरा जो मसला आता है वो आता है कि पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। एक मिनट में आता हूं, एक मिनट। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि इसके फिर इम्प्लीकेशंस क्या है। तो एक तो इससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो रही है, दूसरा जमहूरियत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पावर जो है उसका बैलेंस खराब हो जाएगा और अदलिया का पावर भी फिर हुकूमत के पास या सियासी पार्टियों के पास आएगा। और ये सियासी पार्टियां ऑलरेडी एक दूसरे को जो है सबजुगेट करने में लगे हुए हैं। जो पार्टी हुकूमत में आती है वही पार्टी फिर इतना पावर इस्तेमाल करती है कि अपने अपोजिशन को जेलों में डालती है। चाहे इमरान खान हो, उसने जरदारी और नवाज शरीफ को जेलों में बंद कर दिया था, और अब जो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने जो है इमरान खान को जेल में बंद कर दिया है और किसी सूरत भी उसको निकालने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये नाम मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिए हैं। आप लोग पेपर में जो है पॉलिटिशियंस के नाम नहीं लिखेंगे, पार्टी का नाम लिख सकते हैं, या जो है पॉलिटिकल पार्टीज दैट, किस तरह लिखेंगे ये आपको मैं इंग्लिश में बताता हूं। दैट द पॉलिटिकल पार्टीज use misuse their powers when they are in government, they put the opposition leaders in jail। ठीक है, तो फिर आप इस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, अपोजिशन लीडर, इसी तरह गवर्नमेंट लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स, इस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इस किस्म के अल्फाज आप पेपर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि ये सर क्या जो है अनाप शनाप बोल रहा है, क्लैरिटी ही नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस इस तमाम ओवरव्यू का करते हैं। तो एक तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स होगा, क्योंकि इस बिल में एक जबरदस्त बात, जबरदस्त से मुराद मतलब अगेन एक खतरनाक बात है, और खतरनाक बात यह है
कि अदलिया पर जो अदलिया की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो प्रमोशन होता है या जो रिमूवल ऑफ जजेस हैं, उसके लिए एक कमीशन है और उस कमीशन का नाम है जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन का काम यह है कि जज को प्रमोट भी करे, जज को अपॉइंट भी करे, या अगर आपने किसी जज को हटाना है तो वो भी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। इस बिल के मुताबिक जुडिशियल कमीशन को भी इलिमिनेट किया गया और कहा कि जनाब आप घर जाएं, आप ये काम सदर पर छोड़ दें, आप ये काम प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ दें। तो अगेन सदर काम ये करेगा कि वो चीफ जस्टिस और ऑन द रिक्वेस्ट तो नहीं कहूंगा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है सदर फिर जज को अपॉइंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल पावर ज्यादा होगा और जज अपने प्रमोशन में, अपने ट्रांसफर में और अपने रिमूवल में इनके मातहत हो जाएगा। इसी तरह अगर जज से आप ट्रांसफर केसेस, ये विदाउट कंसेंट का जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मर्जी के मुताबिक आप उसके केसेस भी हटा सकते हैं और जजेस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसका भी पोटेंशियल एक एक खतरा है कि जुडिशियल मैनिपुलेशन के अदलिया में हेराफेरी जो है, मैनिपुलेशन, ये इसकी शुरुआत होगी। और इसी तरह जब इस हेराफेरी की शुरुआत होगी तो इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस हर्ट होगा और उसको नुकसान पहुंचेगा। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑन जुडिशियल रिव्यू। अब अदालत के पास जो सबसे बड़ा हथियार है हुकूमत को कंट्रोल करने का, वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा पावर है अदालत के पास कि इसके मुताबिक पार्लियामेंट, हुकूमत जो कानून भी बनाए और वो कानून आईन के खिलाफ हो तो अदालत उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है कि जनाब आपने जो कानून बनाया ये आइन के मुतसादिम है, लिहाजा आप इसको पास नहीं कर सकते। हुकूमत ने इस बिल में क्या किया, इस बिल में ये किया कि जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार जो है वो अदालत से ले लिया, खास तौर पर उन केसेस में जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो, जिसे मैंने नेशनल सिक्योरिटी लॉज का नाम दिया और कहा कि वो केसेस जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंडर जो होंगे तो वहां पर आप रिव्यू नहीं कर सकते। इससे चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है, जिससे देखभाल का कि कोई शख्स अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो निजाम मुतासिर होगा और इससे जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुतासिर होंगे। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, सुप्रीम कोर्ट के पास सुमोटो का इख्तियार है, जैसे कि जो गुमशुदगान है, जिसको अगवा किया गया है या अबडक्ट किया गया है बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, केपी से, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सुमोटो के जरिए और कहा कि ये बुनियादी हकूक का केस है, ये केस हम अपने पावर का इस्तेमाल करके पूछेंगे हुकूमत से कि ये लोग जो गुमशुदा है, जिसको अगवा किया गया है या जो गायब हुए हैं, वो कहाँ पर है, हुकूमत उसका जवाब दे दे। ये बुनियादी हुकूक का मसला है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू का जब इख्तियार ले लिया हुकूमत ने इस बिल के मुताबिक, तो फिर अदालत के पास ये इख्तियार नहीं होगा, जिसके पास फिर जिसको जब भी उठाया जाएगा फिर कोर्ट के पास सोमोटो का इख्तियार भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन जो है इंसानी हुकूक जो है वो पामाल होंगे और हमारी जो आज़ादी है वो मुतासिर होगी। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात मैंने की कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हुकूमत का वो नजरिया है जिसके मुताबिक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट तीनों मिलकर अपने अपने पावर्स का सेपरेट इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे के पावर्स में टांग नहीं लड़ाएंगे और इसी तरह एक दूसरे पर चेक रखकर हुकूमत चलाएंगे। जब आपने अदालत से इख्तियारात ले लिए तो आपने ये बैलेंस जो है उसको मुतासिर किया। आपने सदर और वजीर आजम को जुडिशरी पर ज्यादा कंट्रोल दिया, आपने जुडिशरी को कमजोर किया। लिहाजा इससे
जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है, जो हमारे आईन के मुताबिक पाकिस्तान में होनी चाहिए, वो भी इससे मुतासिर हुई, जिसका नुकसान जो है डेमोक्रेसी को मिलेगा। जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, जो ऑलरेडी सही नहीं है, मजीद खराब हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव के पास हद से भी ज्यादा पावर्स आ जाएंगे। उसके पावर्स वजीर आजम और सदर के इख्तियारात में इजाफा होगा। और आप लोग जानते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली, के पावर आपको बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। लेकिन अगर आपके पास लामहदूद पावर्स आ जाए तो फिर आपको मजीद खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। और जब आपके पास इतने इख्तियारात हो कि आप जज को लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, उसका केस भी उठा सकते हैं, किसी और जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसको ये भी बता सकते हैं कि जनाब ये सिक्योरिटी का मसला है, लिहाजा आप इधर चुप रहें, तो फिर जाहिरी बात है वहां पर जमहूरियत नाकाम होगी, वहां पर इंसाफ नहीं होगा और वहां पर मसाइल जन्म लेंगे फिर। अच्छा, इस तरह अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो पावर का गलत इस्तेमाल मुशर्रफ ने किया था और उसको फिर नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात लिए थे और डोगर कोर्ट बनाए थे, और फिर ये वहां से रेजिस्टेंस मूवमेंट, मुजाहिमती मूवमेंट, जिसको लॉयर्स मूवमेंट कहा जाता है, वो शुरू हुआ। ठीक है, और इफ्तिखार चौधरी जो उस वक्त का चीफ जस्टिस था, जिसको मुशर्रफ ने हटाया था, फिर उसको 2009 में दोबारा री इंस्टेट किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। तो मुशर्रफ का ये अमल नाकाम एक दफा हुआ है, उसने भी आइन पर एक दफा हमला किया था। इसी तरह 2015 में जब हुकूमत ने एक बिल पास किया, अदालती ये जो फौजी अदालतें थी, फौजी अदालतों के बारे में, तो वहां पर रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस चला 2015 में, और जुडिशियल रिव्यू के तहत फिर जज ने कहा कि जनाब आप फौजी अदालतें बना सकते हैं, ये आईनी है, लेकिन वहां पर फौजी अदालतों का इख्तियार खत्म होगा जिधर इंसानी हकूक पामाल होंगे। तो ये दो हम हिस्ट्री में हमें ऐसे केस मिलते हैं कि जब जब अदलिया पर हमला हुआ, मुल्क में इंतशार फैला, मुल्क में तहरीकें चलाई गई, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर ये बिल पास होता है तो खतरा ये भी है कि हमारे मुल्क में एक दफा फिर जो है वो कला सड़कों पर निकले और अपनी आजादी या अदलिया की आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दे, जैसे 2008 में किया था, 2007 में किया था। और उसका नुकसान हमने देखा था उस वक्त भी और आज भी खतरा है। अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं पूरी दुनिया में। तो इसका जवाब है कि हाँ, जर्मनी में भी है। इसी तरह ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह फ्रांस में भी है, इटली में भी है, रशिया में भी है और टर्की में भी है। तो फ्रांस, इटली, फ्रांस में इतना कामयाब नहीं, जर्मनी और इटली में कामयाब है। फ्रांस में बस मॉडरेट है, थोड़ी सी कामयाबी है लेकिन ज्यादा नहीं है, लिमिटेड स्कोप के साथ है। रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नाकाम हुए थे और टर्की में भी ये कोर्ट जो है नाकाम हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में अगर ये बिल पास हो जाता है, पाकिस्तान में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, तो ये कामयाब होंगे या पास होंगे। तो हमारे वकला जो है वो कहते हैं कि ये नाकाम होंगे, क्योंकि जो जर्मनी इटली में कामयाब है, उन लोगों ने आईनी मसाइल हल करने के लिए ये बनाया था, जबकि पाकिस्तान में इसका जो नीयत है वो सियासी ताकत हासिल करना है और अपने अपोजिशन को दबाना है और अदालतों को कमजोर करना है। तो लिहाजा ये जो है पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं होगा। और इसकी मिसाल मैं आपको ये भी दूं, जमहूरी निज़ाम अमेरिका में भी है लेकिन कामयाब है। इसी तरह जमहूरी निज़ाम बरतानिया में भी है लेकिन वहां पर कामयाब है। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत का सिर्फ नाम है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर जर्मनी में कामयाब है, अगर इटली में कामयाब है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में भी
कामयाब होगा, बल्कि इसकी जो नीयत है, चूंकि वो नीयत सही नहीं है, तो ये नाकाम होगा। और इसी तरह इससे पॉलिटिकल क्राइसिस और जुडिशियल क्राइसिस का एक और आगाज होगा। मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किए हैं, डॉन न्यूज के भी है, पाकिस्तान टुडे के भी है। ठीक है, तो आप इन सब को पढ़ लें और भी आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं इस लेक्चर के हवाले से। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही काफी है।